Hello dear students, we are going to study about atomic structure, which is the first topic of inorganic chemistry BSc first year. हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको बारी बारी से स्टडी करेंगे. जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग को बोर थ्योरी के बाद पढ़ना होता है, जैसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, रेडियल नोड, एंगुलर नोड का कंसेप्ट, ऑर्बिटल पिक्चर एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हम लोग बोर थ्योरी के बाद यहां पर स्टडी करना शुरू करते हैं. हालांकि सबसे पहले मैं थोड़ा सा बोर थ्योरी को ब्रीफ कर दे रहा हूं. बोर थ्योरी को ब्रीफ करना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो द सॉल्यूशन विल बी एग्जैक्टली सेम एज दैट इन बोर थ्योरी. तो बोर थ्योरी के कुछ फॉर्मूलाज को आपको जानना चाहिए. बोर थ्योरी के पहले आपने दो मॉडल और पढ़ा होगा जो 9-10 से पढ़ते आ रहे हो आप, दैट इज थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल. तो बस 10 मिनट में हम लोग समराइज कर लेते हैं इन तीनों को, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर मॉडल को, एंड देन आफ्टर हम लोग बीएससी सिलेबस को शुरू करेंगे. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि आपको पहले पता है कि इन 11th-12th स्टैंडर्ड आपने ये पढ़ा है. इन 11th-12th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड, हम लोगों ने डिटेल में वी हैव स्टडीड 3 मॉडल, 3 मॉडल को वी हैव स्टडी 3 मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. 3 मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करा है. एटॉमिक स्ट्रक्चर इन डिटेल, एटॉमिक स्ट्रक्चर इन डिटेल. क्या क्या है वो मॉडल? सबसे पहला मॉडल है जे थॉमसन मॉडल. जे थॉमसन मॉडल, इसी का कुछ और भी नाम आपको याद होगा. इसी का नाम होता है वाटरमेलन मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल. तो दिस इज द फर्स्ट मॉडल, जे थॉमसन मॉडल. और इसमें क्या होता है, एटम को एक स्फेरिकल क्लाउड माना जाता है पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है. बिल्कुल वाटरमेलन की तरह, तारबूज की तरह, बिल्कुल वाटरमेलन की तरह ही माना जाता है. ये पूरा का पूरा जो है पॉजिटिव चार्ज क्लाउड है, और इसमें जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड है. नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, एम्बेडेड है. मतलब धसा हुआ है, एम्बेडेड है होने का मतलब पड़ा हुआ है वहां पर, बिल्कुल तारबूज की तरह. तारबूज की तरह इसका मतलब है, इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है. बहुत सिंपल सा मॉडल, 9-10th में भी आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा. सेकेंड मॉडल जो हम लोग पढ़े थे वो था रदरफोर्ड मॉडल. जैसा कि आपको पहले से पता चल रहा होगा कि जे थॉमसन मॉडल कोई साइंटिफिक मॉडल नहीं है, इसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया और नया मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल. एंड रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ, न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया गया, सर्कुलर ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया गया. लेकिन रदरफोर्ड मॉडल के साथ भी प्रॉब्लम हुआ कि मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहता है कि एनी चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन विल इमिट रेडिएशन, और जो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमेगा वो एक्सेलरेशन में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रेडिएशन करना शुरू करेगा, और जब रेडिएशन करेगा तो इसका रेडियस भी घटता चला जाएगा, और घटते घटते अल्टीमेटली क्या होगा, ये न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा. और इस तरह से आपका समझ सकते हो कि एटम क्या होगा, वैनिश कर जाएगा. तो इस तरह से एटम आपका वैनिश कर जाएगा. दिस इज द रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड मॉडल आपने समझ लिया, क्लियर है बात. अब थर्ड मॉडल जो इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिसको कि हम लोग यहां पर थोड़ा और डिटेल में करने जा रहे हैं, दैट इज बोर मॉडल. बोर मॉडल ने रदरफोर्ड मॉडल का ही मॉडिफिकेशन किया. ये बीच में न्यूक्लियस का कंसेप्ट रदरफोर्ड का ही दिया हुआ है. बोर ने कहा कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो मैक्सवेल लॉ है कि चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन विल इमिट रेडिएशन, वो ऐसा कुछ होगा नहीं.
तो बोर ने कहा कि भाई न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट होगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। बोर ने कहा कि भाई इन सभी इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन नहीं होना है, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को उसने अरेंज कर दिया न्यूक्लियस के अराउंड। क्लियर बात। और जैसा कि आपको पता होगा कि बोर ने अपने मॉडल से एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, रिलेशन फॉर्मूला, इन सभी को भी कैलकुलेट किया, एज वेल एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया गया। लेकिन याद रखना है कि बोर थ्योरी सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। तो भले ही मैंने यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को दिखाया जैसा कि बोर ने कहा था, लेकिन बाद में देखा गया कि बोर मॉडल जो है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, इट इज नॉट वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एट ऑल। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, बोर मॉडल का जो फॉर्मूलाज था मैं उसको लिस्ट डाउन करने जा रहा हूं, मैं उसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं। अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आप 11-12 का कोई भी बुक उठा लो, हमारे वीडियो लेक्चर्स को आप देख लो। 11-12 जो जेईई मेन एडवांस नीट के लिए जो पैकेज आता है उसे बोर मॉडल को पूरा डेराइव करके एनर्जी कैसे आया, रेडियस कैसे आया, ये सब बताया हुआ। अभी मैं उसको बस समराइज कर रहा हूं। तो हम लोग इन तीनों मॉडल में बोर मॉडल को थोड़ा सा यहां पर समराइज कर ले रहे हैं एंड देन आफ्टर बोर मॉडल के मेरिट एंड डिमेरिट को गिनाते हुए हम बीएससी केमिस्ट्री का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे स्टडी करना। तो पहली बात तो यह है कि बोर मॉडल is valid for single electron system only, single electron system only। सिर्फ सिंगल, एक्चुअल में बोर्ड ने जितने भी डेरिवेशंस किए थे अपने वो सब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसमें भी एक कंडीशन था इन आइसोलेटेड गैसियस फेज के लिए किया गया था। और एक्चुअल में बोर्ड ने भले ही इसके लिए किया था लेकिन बोर मॉडल वैलिड भी इसी के लिए था। बाद में देखा गया कि बोर मॉडल को अगर हम अदर किसी भी जगह अप्लाई करते हैं तो बोर मॉडल पूरी तरह से गलत आता है, इसका मतलब बोर मॉडल वैलिड यही है। अब इसमें जब किया गया तो देखते जाइएगा रिलेशन, फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं। पहला रिलेशन इसमें आया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये एक रिलेशन आया काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इन एनी बोर ऑर्बिट। याद रखिएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है इन आइसोलेटेड गैसियस फेज। और उसका कारण आपको पता होगा अगर कि कूलम्ब लॉ लगाना यहीं पे आसान होगा, अदर कोई भी केस लोगे तो कूलम्ब लॉ अप्लाई करना मुश्किल होगा और कूलम्ब लॉ अप्लाई करके ये सारा रिलेशन आया। दूसरा, बोर ने अपने थ्योरी में माना था कि MVR इज इक्वल टू क्या होगा, NH/2π होगा, जहां पर n एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। इसी को उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर भी कहा था कि ये ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उसके बाद उसने जब अपना डेरिवेशन करा तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला उसने निकाला, याद रखिएगा, -m⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर z² अपॉन n²। दिस इज द फॉर्मूला दैट ही हैव डिराइव्ड। और जब उसने ये डिराइव किया, अब देखो मास, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एप्सिलॉन नॉट h, ये सब कांस्टेंट है, इसके वैल्यू को आप रखोगे, वैल्यू आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² अपॉन n²। कोई दिक्कत? चौथा रिलेशन में बता रहा हूं, रेडियस का आया एप्सिलॉन नॉट h² डिवाइड बाई πme² n² बाई z। अब अगर फिर इन सभी कांस्टेंट का वैल्यू रखा जाए तो ये वैल्यू आता है 0.529 एंगस्ट्रम और फिर ये n² बाई z। z जहां पर एटॉमिक नंबर है और n जो है ऑर्बिट नंबर है, जो कि आपको पहले ही बताया गया है। पांचवा, जो स्पीड का फॉर्मूला था,
स्पीड का फॉर्मूला आप रेडियस का वैल्यू यहां भी रख सकते हैं और स्पीड का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। ये आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच और जेड अपॉन एन। इसका वैल्यू जब आप रखोगे तो आएगा 2.178 10⁶ मीटर पर सेकेंड जेड अपॉन एन। सो ये सब जो है फॉर्मूलाज है बोर थ्योरी का जो आपको पता होना चाहिए। आप बीएससी स्टैंडर्ड को स्टडी करने जा रहे हैं और उसके पहले आपका 11th-12th का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए और उसी को मैंने लिखा है। बोर ने अपने मॉडल के थ्रू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन भी किया था और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ आता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ आता है उसका फॉर्मूला बोर ने दिया था 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये का कौन सा वेवलेंथ है? जब कोई इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में आएगा तो आपको बोर थ्योरी का एजम्पशन याद होना चाहिए कि बोर ने कहा था कि हर ट्रांजिशन में एक फोटोन निकलेगा और उस फोटोन का एनर्जी डेल्टा ई बिटवीन n2 टू n1 के बराबर होगा। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करोगे तो आपके पास रिलेशन ये आ जाएगा जहां पर r क्या है, r मैं बता दूं, r एक कांस्टेंट है, इसको रिगबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, रिगबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका की वैल्यू अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में लिखें तो ये 109678 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो r का वैल्यू है रिगबर्ग कांस्टेंट और इसका वैल्यू है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दिस इज द ऑल पॉइंट दैट वी हैव टू नो अबाउट बोर थ्योरी, क्योंकि बोर थ्योरी का हम लोग बोर थ्योरी के बाद ही यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो बोर थ्योरी ने यही सब डेरिवेशन किया है अपने थ्योरी से, अपने मॉडल से। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब डेरिवेशन आया है, ये सब डेरिवेशन अगर आपको देखना है, समझना है तो 11-12 जेई मेन एडवांस नीट का कोर्स को आप देखोगे, वहां पे सारा का सारा डेरिवेशन किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि बोर थ्योरी का फेलियर क्या था। पहले तो हम लोग बोर थ्योरी के मेरिट की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बोर थ्योरी सबसे एडवांस्ड मॉडल है ऑफ दैट टाइम। उस समय तक बोर थ्योरी एक ऐसा मॉडल था जिससे एटम का स्टेबिलिटी प्रूफ हो पाया कि हाँ भाई एटम स्टेबल होगा। अदरवाइज रदरफोर्ड ने तो जो मॉडल दिया वो तो फेल कर गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण। तो अगर हम बात करें मेरिट ऑफ बोर मॉडल का, हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मेरिट्स ऑफ बोर मॉडल का। तो याद रखिएगा कि सबसे पहला मेरिट यही है कि बोर मॉडल जो है मोस्ट एडवांस्ड मॉडल ऑफ दैट टाइम है। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड मॉडल ऑफ दैट टाइम। इससे बेहतर मॉडल आया ही नहीं था उस समय तक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि बोर ने अपने थ्योरी से एग्जैक्टली एनर्जी का, रेडियस का, स्पीड का, कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो उसका रेडियस क्या होगा, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, ये सारा कुछ बताया था। तो ये क्वांटिटेटिव मॉडल है। क्वांटिटेटिव मॉडल समझते हो, इसमें एग्जैक्टली वैल्यू बताया गया था। इट इज ए क्वांटिटेटिव मॉडल। क्वांटिटेटिव मॉडल हमेशा प्रीफर किया जाता है कंपेयर टू क्वालिटेटिव मॉडल। ठीक है, ये इसका मेरिट है। आगे बात करते हैं तो इट कंप्लीटली एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता है। इट कंप्लीटली एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, जिसमें कि आपको पता होगा लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ये सब होता है। इन सभी में जो भी वेवलेंथ आता है, जो बोर थ्योरी से फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, उससे कंप्लीटली एक्सप्लेन होता है, प्रूफ होता है, मैच करता है। अगला है, बोर ने ये सही एजम्पशन लिया था कि एटम के अंदर जो अलग अलग ऑर्बिट्स होगा उसका एनर्जी क्वांटाइज्ड होगा।
Bohr correctly predicted that energy inside atom will be quantized. बोर ने ये करेक्टली प्रेडिक्ट किया था कि एटम के अंदर जो एनर्जी होगा वो क्वांटाइज्ड होगा. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ बोर मॉडल. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिमेरिट्स का, और यही डिमेरिट्स वगैरह के कारण ही हम लोग आगे अदर मॉडल पढ़ेंगे जो कि आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं डिमेरिट्स ऑफ बोर मॉडल. सबसे पहला और सबसे बेसिक डिमेरिट यही था कि ये बोर मॉडल जो बनाया गया था वो बोर ने अपने क्लेवरनेस को यूज कर लिया था, वो चालाकी अपना यूज किया था, और उसने कुछ कुछ अलग अलग साइंटिस्ट का काम, मॉसले का काम, रिगबर्ग का काम, रदरफोर्ड का काम को मिला दिया. उसने कोई नया मॉडल, नया चीज नहीं डिस्कवर किया था, बल्कि जो भी पहले से वर्क किया था उसको कंबाइन कर दिया था. तो इसमें जो बेसिक एजम्पशन था कि बोर ने कहा था मैक्सवेल लॉ को नहीं मानना है. क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो मैक्सवेल लॉ है जो कहता है कि एनी चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन विल इमिट रेडिएशन, इसको नहीं माना था, वही गलत है. तो बोर मॉडल क्या करता है? वायलेट मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और इसलिए कहा जाता है कि बोर मॉडल फंडामेंटली रॉन्ग है, क्योंकि जो फंडामेंटल बात था जिसपे बोर मॉडल को एस्टैब्लिश किया गया था वो इसको इनवैलिड करा के ही किया गया था मैक्सवेल लॉ को, जबकि मैक्सवेल लॉ इनवैलिड नहीं होना चाहिए. ठीक है. दूसरी बात है, बोर मॉडल जो है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है. हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम 2+ के लिए, बेरिलियम 3+ के लिए, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पूरी तरह से ये गलत आता है. तो बोर मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर, क्या मैं बोल रहा हूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बोर मॉडल वैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बिल्कुल गलत आता है. अगला है, बोर ने अपने मॉडल में माना था कि एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर ऑर्बिट में जो mvr होगा वो nh/2π होगा, लेकिन क्यों होगा उसने एक्सप्लेन नहीं किया. ही डिड नॉट एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल mvr इज इक्वल टू nh/2π. क्यों nh/2π? क्यों कुछ और क्यों नहीं? हाउ, कहां से आया, क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं, यही क्यों होगा? इसका कोई जवाब बोर के पास नहीं था. एक्चुअल में बोर ने, मैंने जैसा पहले कहा कि बोर ने रदरफोर्ड के काम को, मोसले और रिगबर्ग के काम को आपस में जोड़ दिया था बाय यूजिंग दिस एजम्पशन. इस एजम्पशन को लेकर जोड़ दिया. अब ये एजम्पशन आया कैसे, कहां से लाए, क्यों लाए, किधर से लाए, कुछ लॉजिक था ही नहीं बोर के पास, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. बोर ने अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ही सिंपली कंसीडर किया था, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स से, मॉडर्न मैकेनिक्स जो क्वांटम मैकेनिक्स है उससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होना है. तो बोर कंसीडर्ड only particle nature of electron. Bohr considered only particle nature of electron, which is wrong, जो कि अब गलत है, आज के कंसेप्ट से गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को, खासकर फंडामेंटल पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, इन सब को डुअल नेचर होता है, तो ये भी गलत हो गया था. अगला है, बोर ने अपने थ्योरी से एनर्जी भी निकाला, स्पीड भी निकाला, पोजीशन भी निकाला, और इस तरह से ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है. हम लोग पढ़ेंगे आगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम लोग को बीएससी में पढ़ना ही है. तो जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बोर ने पोजीशन भी निकाला था, रेडियस का वैल्यू दिया था ना 0.529 एंगस्ट्रम इन स्क्वायर बाय z, और स्पीड भी निकाला था
स्पीड का मतलब मोमेंटम भी निकल गया था, तो रेडियस भी निकला था, मोमेंटम भी निकला था। जब दोनों निकला था तो इसका मतलब है कि दोनों को निकाल सकते हैं, जबकि हाइजेनबर्ग अनस्टेडी प्रिंसिपल कहता है कि हम दोनों को पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक्यूरेटली नहीं जान सकते हैं। तो बोर मॉडल जो है, बोर मॉडल वायलेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है। और लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि बोर मॉडल स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। आपको पता होगा 11th-12th में शायद आपने पढ़ा होगा कि इसी जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफेल्ड ने बोर मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन किया और अपना एक मॉडल दिया था जो बहुत कम इंपॉर्टेंस का है, बहुत लोग नहीं भी पढ़ते हैं। तो बोर मॉडल could not explain G-man effect and Stark effect. G-man effect and Stark effect basically क्या है? A splitting of a spectral line in presence of a magnetic field and electric field. अगर मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर जाएगा, एक लाइन 2-3 लाइन में टूट जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे वो ऐसे ही स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगा। इन सभी चीजों के बारे में जो भी मैंने आपको अभी बताया, ये सारा का सारा बहुत डिटेल में 11th-12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार समराइज कर लीजिए। आप बीएससी लेवल को पढ़ने जा रहे हैं, बीएससी लेवल में हम लोग जस्ट इसके बाद से ही शुरू करेंगे और अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं पहले भी बोल रहा हूं कि 11th-12th के बोर मॉडल को आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। मैंने आपको समराइज कर दिया है। हालांकि अगर आपको डेरिवेशन देखना है या और डिटेल में जाना है तो हमारे वीडियो लेक्चर्स को, अगर आप बोर मॉडल के वीडियो लेक्चर्स को देखोगे तो पूरा डिटेल में 3, 4, 5 क्लासेस को यूज करते हुए 4 या 5 क्लासेस लिया है प्रॉब्लम के साथ। अगर देखोगे तो आप उन सभी को करते हुए आप इन सभी चीजों को कंक्लूड कर पाओगे। तो ये था इंट्रोडक्शन जो कि हम लोग को जरूरी है बीएससी सिलेबस के एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले जानना। अगर आप इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो 11th-12th का वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, देखिए। अदरवाइज हम लोग बीएससी सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इस तरह से मैं आज की क्लास को फिनिश करता हूं। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू स्टडी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस। थैंक यू।